जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी मीडियम में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो है कुछ तो है जीएस पेपर थ्री से रिलेटेड है, कुछ कुछ जीएस पेपर 2 से। ओके, तो पहला टॉपिक है कि रूस रक्षा सहयोग, भारत और रूस के बीच में क्या मतलब रक्षा के क्षेत्र में क्या सहयोग है। ओके, या फिर इसको हम इंटरनेशनल रिलेशन से भी जोड़ सकते हैं कि भारत और रूस का सहयोग। ठीक, तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो रक्षा सहयोग भारत और रूस रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक, मतलब कि इस पंक्ति में ये लिखा गया है कि भारत जो है तो रूस से बहुत ही अधिक जो है तो विपन्न हथियार खरीदा है। ठीक है, और आगे चलते हैं कि इसमें नियमित बैठक चल रही परियोजनाओं की स्थिति और सैन्य तकनीकी सहयोग के अन्य मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए दोनों रक्षा मंत्री बारी बारी से रूस और भारत में मिलते हैं। मतलब कि दोनों हमारे देश के रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री जो है तो मिलते रहते हैं। मतलब कि मिलते रहते हैं कि क्या मतलब बताऊं मैं। ठीक है, 2008 में उच्च स्तरीय निगरानी समिति की स्थापना रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव और सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए संघीय सेवा निदेशक, ये रूस का है, के सह अध्यक्ष के रूप में निभाई गई थी। ओके, तो मेन सेंसर राइटिंग में हम तो पहले लिखेंगे कि चर्चा में क्यों है। ठीक, फिर इसके लिए कुछ जो है तो महत्वपूर्ण पॉइंट, तो महत्वपूर्ण पॉइंट सिर्फ यही 3 चीज़ें लिख लेना है। रक्षा सहयोग भारत रूस रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, एक। और एक चल रही ये वाला 2008 में उच्च स्तरीय निगरानी समिति, इसको ये चल रही परियोजना को आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि टाइम भी कम रहता है और हमें जो है तो कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। अब यहाँ पे मंदी दिखाएगा। मंदी की क्या मतलब है? मंदी का मतलब ये है कि जो कोल्ड वार हुआ था उसके बाद से भारत ने रूस से वेपन खरीदना बहुत ही कम कर दिया धीरे धीरे। ठीक है, और जो है तो अमेरिका जो है तो इन सब क्षेत्र में भारत के साथ हाथ मिला लिया और अमेरिका भारत को और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार देने लगा। 2011 और 12-13 के आंकड़ों के अनुसार जो तो अमेरिका प्रथम स्थान पे है भारत को जो है तो हथियार बेचने में। अब वर्तमान में बात करते हैं, तो वर्तमान में क्या है। ये तो 2011, 12, 13 की बात थी जब अमेरिका जो था अव्वल नंबर पे था भारत में हथियार बेचने में। अब 2013-14 की बात करें तो रूस फिर से जो है तो नंबर 1 पे आ जाता है क्योंकि भारत जो है तो रूस से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का महत्वपूर्ण सौदा किया है। और जो है तो भारत जो है तो फिर से जो है तो अमेरिका से और ज़्यादा हथियार खरीदने लगा था। अब वर्तमान में अभी की बात कर दूं तो भारत फिर से जो है तो S-4000 S-4000 जो है तो सिस्टम जो है तो रूस से खरीद रहा है। लेकिन डर इस बात का है क्योंकि अमेरिका कहीं इसमें कास्टा एक्ट भारत पे न लगा दे। तो इसलिए तो अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैं बाद में अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा। चूँकि भारत इजराइल अमेरिका और फ्रांस के साथ अपने आपूर्तिकर्ता आधार का विस्तार कर रहा है। मतलब कि भारत जो है तो सिर्फ एक देश के साथ हथियार खरीदना या व्यापार करना जो है तो ये गलत बात है। मतलब किसी उस देश का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। वो जो है तो 2 देश 4 देश 6 देश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ दोस्ती बनी रहेगी तो वो ज़्यादा काम आएगा, ना कि एक देश के साथ। भारत ये अच्छा काम कर रहा है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अगर रूस देने से मना कर दिया, हालांकि वो ऐसा करेगा नहीं, तो भारत अमेरिका से खरीद सकता है। अगर अमेरिका मना कर दिया तो ये फ्रांस से खरीद सकता है। और जो है तो हालांकि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने वाली, लेकिन अगर हो भी सकती है। अगर अमेरिका के पास ज़्यादा बेटर है फ्रांस से तो अमेरिका से खरीद सकता है। अगर अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रूस, इन चारों में रूस के पास सबसे बेहतर है तो अमेरिका भारत रूस से खरीद सकता है क्योंकि उससे उसकी दोस्ती बनी हुई है। तो ऐसे जो है तो काम बनाए रखना चाहिए। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक काम आ सकता है, हमेशा एक आदमी के ऊपर डिपेंड ना रहो। तभी भारत ने 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में रूस MiG-29 और Su-30 MKI लड़ाकू विमान हासिल करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये भी आप जानते होंगे। ठीक है,
ये जो है तो दोनों पक्ष सफलतापूर्वक AK-203 राइफल अनुबंध और 200 के A-2260 उपयोगिता हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये भी हो गया, ठीक है। मतलब आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और लिखना कैसे है आपको। ये तो हम बात कर रहे थे कि मंदी की, नहीं वर्तमान परिदृश्य की। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का उत्पादन इस प्रकृति का एक अच्छा उदाहरण है। आयात से संयुक्त उत्पादन तक, हालांकि ये ज़्यादा हमारे प्रीलिम की प्रैक्टिस से महत्वपूर्ण है, प्रीलिम की दृष्टि से। वायुसेना IAF का Su-30 MKI फाइटर प्लेन। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। जी हाँ, तो दूसरा टॉपिक है विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये हमारे UPSC के GS पेपर 2 से रिलेटेड है। सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप भी हमारे सिलेबस में है। तो बात करते हैं कि विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है। तो इसको चलिए हम बैकग्राउंड देखते हैं कि भारतीय संविधान में इसका बैकग्राउंड क्या है। यह एक मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर है और जो है तो कुछ विशेषाधिकारों को मतलब कुछ नियम और कानूनों को उल्लंघन करता है, नहीं मानता, तो ये उससे संबंधित है विशेषाधिकार। अब आगे चल के बताते हैं कि कौन से विशेषाधिकार है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन। संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ अधिकार और उन्मुक्तियां हैं। जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया कि संसद जो हो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें के सदस्यों को, उसके मेंबर को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे उसके बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, कि वो जो है तो इस भाषण दे सकता है वहाँ पे, ये उसकी स्वतंत्रता होती है। चाहे वो हो, चाहे वो पर्सनली एक आदमी खड़ा होकर भाषण दे या फिर पूरी पार्टी दे, ये उसकी जो है तो स्वतंत्रता है। ये संविधान में इसका पूर्णतः वर्णन है। ठीक है, तो जब इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और यह संसद के कानून के तहत दंडनीय है। किसी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार के उल्लंघन के दोषी होने के खिलाफ एक प्रस्ताव के रूप में नोटिस पेश किया जाता है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार की बात करते हैं। संसदीय विशेषाधिकार सदन के दोनों सदनों, उनकी समितियों या उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, मुक्ति और छूट है। हमने बता दिया, अब आपको वही बार बार फिर से लिखना पड़ेगा। जैसे हो गया कि बोलने और भाग लेने के हकदार हैं, ये भी हमने बता दिया। ठीक है, और हाँ, मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीलिम में पूछ सकता है कि विशेषाधिकार किन किन को प्राप्त है। लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हो गए, या फिर वो जो महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री होते हैं, इनको तो हमको दोनों में टिक करना है, A एवं B दोनों। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री को भी ये विशेषाधिकार मिलता है, भले ही उसके मेंबर नियत क्या हुआ। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भले वो जो तो इनका प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति को जो होता है ये जो है तो विशेषाधिकार नहीं मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, अर्थात संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। यह एक स्थायी समिति है। अब विशेषाधिकार समिति की बात कर लेते हैं। यह सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों को उल्लंघन के मामलों की जांच करता है और उचित कार्यवाही की सिफारिश करता है। लोकसभा में अगर ये विशेषाधिकार लोकसभा का है तो इसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के में जो है तो 10 सदस्य होते हैं। अब देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका या फिर राज्यसभा के सभापति की भूमिका। ठीक है, और इसको छोड़िए, देखते हैं विशेषाधिकार को नियंत्रित करने वाले नियम से कौन कौन से नियम हैं जो विशेषाधिकार को नियंत्रित कर सकते हैं। तो लोकसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और राज्यसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 16 के नियम 187 के अनुरूप विशेषाधिकार नियंत्रित करता है। नियम कहते हैं कि कोई सदस्य अध्यक्ष या अध्यक्ष की सहमति से किसी सदस्य का सदन या उसकी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो बात करते हैं हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। ओके,
तो ये कहाँ है इसके बारे में देखते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र यूनियन का एक प्रमुख अंग है, ये भी सभी जानते हैं। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया। मतलब कि वो ये सवाल ऐसे पूछ सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब हुई, एक, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है तो कार्य में कब आया, उभरा, वास्तविक रूप से कब उभरा, इसने कार्य करना कब चालू किया। तो 1945 में इसकी स्थापना हुई और 1946 में यह काम करना शुरू किया। इसका मुख्यालय देख लेते हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। बस एक ही है जो तो अमेरिका में नहीं है। ओके, ये कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है तो नीदरलैंड के हेग में है। और जो कि बाकी जो 6 और जो इसके अंग हैं जो तो न्यूयॉर्क में स्थित हैं। सदस्य देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितने सदस्य हैं। वो सभी सदस्य जो होते इसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य हैं। ओके, अब न्यायाधीश, इसके न्यायाधीश मतलब न्यायाधीश कितने होते हैं, इनमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी, दो यूएन और यूएनएससी द्वारा 9 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनके एक जज का जो है तो कार्यकाल जो है 9 साल का होता है। इसकी भाषा देख लेते हैं। भाषा होती है इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिएगा। आपको हालांकि मेंस आंसर राइटिंग में तो ज़्यादा पूछेगा नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। प्रीलिम के लिए सब ऊपर ही जो मैंने आपको बता दिया कि इनमें कितना जज होते हैं, इनकी आधिकारिक भाषा क्या है। ओके, अब तो ये भी नहीं पूछने वाला कि इसकी जो है तो मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि बहुत ही पुराना हो चुका है। हाँ, ये विषय पूछ सकता है। संप्रभुता हो गया, अगर किसी देश की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी जो है तो खतरे में है तो उसके बारे में ये जो है तो निर्णय दे सकता है, इसके कोर्ट में जो है तो दायर हो सकता है। समुद्री मामला है, समुद्री विवाद हो गया, व्यापार हो गया, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हो गया, मानव अधिकार का अगर हनन हो रहा है उसके बारे में हो गया, संधि या समझौता हो गया, इनके बारे में जो है तो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनवाई करता है। क्या न्यायालय के निर्णय अधिकारी हैं? अब देखिए, ये आप ही बता दीजिए कि इतना बड़ा कोर्ट है तो यह क्या जो निर्णय सुनाया गया हो तो क्या मानने के लिए सभी देश अफकोर्स बाध्यकारी होंगे, सभी उनको मानना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये फिर सजा भी सुनाता है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। तो चल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।